हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन वन अगर आप डायरेक्ट पढ़ो, सेक्शन 1 क्या कहते हैं? सेक्शन 1 में है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इसी में हमें ये भी है कि हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये कहाँ एप्लीकेबल होगा और ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई हम इसको नहीं कर सकते। तो ये पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम इसे कहाँ अप्लाई करेंगे और कहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। क्या है इसे हम कहेंगे? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में फैला हुआ है। बट पहले क्या था? एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन क्या होगा? इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। यानी 2019 के 31 अक्टूबर से ये जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल होगा, मतलब हो रहा है, तब से ये वहाँ भी एप्लीकेबल हो रहा है। अब फ्रेंड, आप इसे बेयर एक्ट को लेके पढ़ना, आप बेयर एक्ट को लेके बैठो और उसमें आप पहले इसको रीडिंग करो, बेयर एक्ट की रीडिंग करो। इसमें है कि उसमें कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, स्टेट जम्मू कश्मीर, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। कहाँ अप्लाई होगा? तो यही मैं आपको बताऊंगी। आप डायरेक्ट की लैंग्वेज से पहले पढ़ो, उसको बाद इसको समझो। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो कहाँ अप्लाई होगा? इट द एक्ट अप्लाई टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ओनली। सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग में, जो प्रोसीडिंग जुडिशियल हैं उस पर हम इंडियन एविडेंस एक्ट को अप्लाई करेंगे, और जो प्रोसीडिंग जुडिशियल नहीं है वहाँ पे हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है अप्लाई नहीं होगा। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है ये जान लेते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? जो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो वर्ड है ये हमारे कहीं भी इंडियन एविडेंस एक्ट में इसको डिफाइन नहीं किया गया क्या है जुडिशियल प्रोसीडिंग और कहाँ इस एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कहा तो है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में ही अप्लाई होगा, लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग है क्या ये यहाँ नहीं डिफाइन किया गया। लेकिन कहाँ डिफाइन किया गया इसको? CRPC के सेक्शन 2I में। includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath, जहाँ पे हम शपथ के थ्रू, ओथ के थ्रू लीगली टेक कर रहे हैं एविडेंसेस को। जिस प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं? एविडेंस ले रहे हैं, लेकिन कैसे ले रहे हैं? हम उसको लीगली ओथ करके ले रहे हैं, वो हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी। यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है? जहाँ पे हम एविडेंस ले रहे हैं, लेकिन एविडेंस कैसे ले रहे हैं? ओथ से ले रहे हैं, लीगली टेकन ऑन ओथ, वो हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। ठीक, अब जो हमारी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, हमें कोई डिग्री पास हुई, हमें उसको एग्जीक्यूट कराना है, एग्जीक्यूट करने की जो प्रोसीडिंग है उस डिग्री को, वो हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, यानी कि वहाँ पे एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। प्रोसीडिंग बिफोर द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हैज बीन हेल्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। जो भी हमारी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की जो भी प्रोसीडिंग होगी वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, वहाँ पे हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो अप्लाई होगा। नॉट एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कहाँ अप्लाई नहीं होगा? इंडियन एविडेंस एक्ट नॉट अप्लाई टू द कोर्ट मार्शल, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, जो हमारी सेना या फिर हमारी नौसेना की कोर्ट्स होती है उनको हम कोर्ट मार्शल कहते हैं। तो वहाँ पे हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। कौन सी होती है हमारी कोर्ट मार्शल्स? कौन कौन सी? आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट 1934, एयरफोर्स एक्ट। तो ये सारी जो एक्ट्स हैं इनमें हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो अप्लाई नहीं होगा। एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट्स और ऑफिसर, हम एफिडेविट अपने जो भी हमारे फैक्ट्स हैं उनको हम एफिडेविट में लिख रहे हैं और वो हम कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी हमारा एविडेंस नहीं होगा, कि एफिडेविट भी हमारा एविडेंस नहीं है और उसमें हमारा इंडियन एविडेंस अप्लाई नहीं होगा। प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर के सामने जो भी प्रोसीडिंग चल रही है वो भी, उन पर भी हमारा इंडियन एविडेंस अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। एनी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी है वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, उन पर हमारा इंडियन एविडेंस अप्लाई नहीं होगा। प्रोसीडिंग रिगार्डिंग टू आ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो भी क्या है? हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है और एविडेंस एक्ट वहाँ भी अप्लाई नहीं होगा। इट इज ऑल्सो नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, सो एविडेंस नॉट अप्लाई हियर। प्रोसीडिंग्स अंडर द इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, और क्योंकि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है वहाँ पे हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो अप्लाई नहीं होगा। तो हमने क्या जाना? इंडियन एविडेंस हमारा कहाँ अप्लाई हो रहा है? इंडियन एविडेंस हमारा अप्लाई हो रहा है जो सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो अप्लाई होगा।
फिर अभी हमने पढ़ा था कि जो एफिडेविट्स होते हैं वो हमारे उन पे हमारा एविडेंस अप्लाई नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा ये जान लेते हैं, और कब हमारे एफिडेविट्स पे अप्लाई होगा, किस कंडीशन में हमारा जो एफिडेविट होगा उसको एज अ एविडेंस लिया जाएगा, और कब वो हमारा नहीं होगा। तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कब हम उस एफिडेविट को एज अ एविडेंस ले सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट में, वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। इन एफिडेविट्स द डेपोनेंट असर्शंस ऑफ फैक्ट्स। डेफिनेट जब भी हम एफिडेविट देते हैं वहाँ पे जो जो एफिडेविट को बना रहा है, सिग्नेचर करता है, उसे क्या बोलते हैं, डेपोनेंट होता है, शपथ करता डेपोनेंट होता है, ठीक है। तो इन एफिडेविट द डेपोनेंट असर्शंस ऑफ फैक्ट इज हाउएवर यूज एज अ मोड ऑफ प्रूफ। जस्ट टू यूज एज अ मोड ऑफ प्रूफ, मोड ऑफ प्रूफ हम उनको यूज करते हैं, जो भी उसने तथ्य जो है, उसने जो भी फैक्ट्स जो है एफिडेविट में कहे हैं, वो मोड ऑफ प्रूफ है। इट कैन बिकम एविडेंस ओनली बाई कंसेंट ऑफ द पार्टी। ये जो हमारे जो हम यहाँ पे इनको तथ्य को हम एविडेंस की तथ्य को जो हम एफिडेविट के में दे रहे हैं, वो क्या, वो एविडेंस के रूप में यूज हो सकता है अगर पार्टी की कंसेंट मिल जाए, बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टी, और इफ स्पेसिफिकली अथोराइज्ड बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ के किसी प्रोविजन में ऐसा कहा गया होगा कि इस फैक्ट को आप एफिडेविट से प्रूव करो। तो ये तो लॉ का कोई प्रोविजन ऐसा कह रहा है, या फिर पार्टी की कंसेंट होगी, तो ये हमारे जो एफिडेविट होगा एज एविडेंस हम उसको यूज कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे जो भी मतलब उसको अथोराइज किया गया किसी प्रोविजन ऑफ लॉ के, तो एक तो कहाँ पे हमारा ऑर्डर 9 CPC का ऑर्डर 9 में जो हमारा एफिडेविट की बात करता है, वहाँ पे अगर मतलब वहाँ पे अगर लॉ हमें किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए कह रहा है कि आप इस पॉइंट को एफिडेविट से प्रूव करो, तो वो हमारा वो एफिडेविट हमारा क्या एज एविडेंस यूज होगा। और दूसरा हमारा CRPC का सेक्शन 295 से लेकर 297, यहाँ पे भी हमें क्या मतलब जो भी हम एफिडेविट दे रहे हैं वो भी हमारा एविडेंस एक्ट में एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं, ठीक। तो पढ़ते इसके बारे में। ऑर्डर 19 रूल 1 क्या कह रहा है। Order 19 Rule 1 CPC. Any court may at any time for sufficient reasons order that any particular fact may be proved by affidavit. यहाँ पे कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट यहाँ पे किसी भी फैक्ट को एफिडेविट के थ्रू प्रूव करने के लिए कह सकता है। अगर हमने उसको एज अ एफिडेविट मतलब कोर्ट ने कहा, उसको हमने तब हमने उस फैक्ट को एफिडेविट के रूप में दिया, तो वो हमारा एज एविडेंस यूज होगा। और दैट द एफिडेविट और एनी विटनेस affidavit of any witness may be read at the hearings of such conditions as the court think fit। या वो affidavit इस तरह से कोर्ट में रीड किया जा रहा है, ऐसे पढ़ा जा रहा है कि जैसे कि वो ऐसी कंडीशंस हैं कि जैसे कोर्ट को सही लगे, जो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं उसमें कि कोर्ट को लगे कि हाँ ये एज एविडेंस यूज हो सकती हैं, तो वहाँ पे भी हम उसको एज एविडेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन वो कंडीशंस क्या होंगी, वो कोर्ट के ऊपर है, जो भी कोर्ट को कंडीशन सही लगे। Provided that where it appears to the court that either party bona fide desires the production of a witnesses for cross-examinations and that such witness can be produced। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अभी हमने कहा कि हम एफिडेविट के थ्रू अपने फैक्ट्स को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे दोनों पार्टी जो है बोनाफाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी विटनेस को फॉर क्रॉस एग्जामिन के लिए, यानी किसी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है, एंड दैट सच विटनेस कैन बी प्रोड्यूस, मतलब कोर्ट से कहेंगे उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ऑर्डर शैल नॉट बी मेड अथोराइजिंग द एविडेंस ऑफ सच विटनेस टू बी गिवन बाय एफिडेविट। तो कोर्ट यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि जो विटनेस प्रोड्यूस किया जा रहा है कि उसकी जो भी एविडेंस देना चाह रहा है उसको एफिडेविट से प्रूव कराओ, उसको एफिडेविट देने की जरूरत नहीं होगा। किसी विटनेस को बुला रहे हैं कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन के लिए कि जरूरी नहीं कि वो एफिडेविट के थ्रू ही कोर्ट में है, तो एफिडेविट यहाँ पे देना जरूरी नहीं होगा। फिर मैंने आपको बताया दूसरा हमारा जो एफिडेविट हम दे सकते हैं वो एज अ एविडेंस प्रूफ होगा, कहाँ होगा, 295 CRPC, 296 में एंड 297 CRPC के। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।